हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इस बार इंटर का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं तो अगर आपका भी सब्जेक्ट अगर बायोलॉजी है तो इस वीडियो में प्यारे दोस्तों मॉडल पेपर का टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके परीक्षा में यहां से 100% गारंटी के साथ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस 35 प्रश्न में से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रश्न से हम लोग 36 नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पिछले वीडियो में आपको हम 35 प्रश्न बताए हैं, जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षाएं हैं। दोस्तों एलर्जी के कारण जो बनती है प्रतिरक्षाएं, उसका नाम क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों। एलर्जी के कारण जो बनता है आपका IgE प्रकार के प्रतिरक्षाएं बनती है एलर्जी के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यौन संचारित रोग है इनमें से कौन कौन से हैं? ऑप्शन देखिए, खसरा है, टीबी है, गोनोरिया है, टाइफाइड है। तो यौन संचारित जो रोग होगा प्यारे दोस्तों, इनमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोनोरिया। गोनोरिया आपका यौन संचारित रोग होता है, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। आपका क्वेश्चन क्या है? विषाणु किससे बना होता है? जो विषाणु होता है, जो वायरस होता है, वो किससे बना होता है? तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन को देखिए और सही जवाब चूज कीजिए। तो दोस्तों प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है विषाणु। प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है क्या? विषाणु आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वुचेरिया बैंक्रोफटाई मनुष्य में फाइलोरियासिस उत्पन्न करता है। यह किस समूह से संबंधित होता है? दोस्तों यह किस समूह से संबंधित होता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको याद रखना, ये हेलमिंथ जो समूह है एक प्रकार का, इससे यह संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों डी नंबर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से यानी कि शराब के सेवन से, शराब में अल्कोहल ज्यादा रहता है, तो सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? फेफड़ा, यकृत, आंत, प्लीहा। तो दोस्तों आपका यकृत सबसे ज्यादा प्रवाहित होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। यकृत को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? लीवर बोलते हैं दोस्तों। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अल्कोहल समझ रहे हैं ना, यानी कि इथाइल अल्कोहल CH3, इथाइल आपका C2H5OH हो जाएगा, जो कि अल्कोहल का सूत्र होता है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। अगला है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? मानव में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है? जो कि 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही जवाब इनमें से बताना है। तो प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था का नाम हो जाएगा आपका स्पोरोजॉइंट। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्पोरोजॉइंट। जरूर याद रखिएगा दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कैंसर कोशिकाएं इनमें से कौन से हैं जिसे हम लोग कैंसर कोशिकाएं कहते हैं? तो दोस्तों कैंसर कोशिकाएं जो हेला कोशिकाएं होती हैं, हेला सेल, इसे हम लोग कैंसर कोशिकाएं कहते हैं। हेला कोशिका को हम लोग कैंसर कोशिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखिए, क्या है आपका? प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिका का नाम क्या है? वह कोशिका का नाम बताना है जो कि प्रतिरक्षी को उत्पन्न करती है। तो दोस्तों उसका नाम है बी कोशिका। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा बी कोशिका। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे दोस्तों, आपका क्या है? संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? अब बताइए, संक्रमित पेयजल जो होता है उससे कौन सा रोग फैल जाता है? तो ऑप्शन है टाइफाइड, मलेरिया,
फाइलेरिया या फिर काला ज्वर। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका टाइफाइड। टाइफाइड हो जाता है जो कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है टाइफाइड। ठीक है, ये टाइफाइड तो बुखार होता है जिसका परीक्षण हम लोग विडाल परीक्षण से जांच करते हैं, आपको पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 45, निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। यानी कि आपको बताना इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि विषाणु के द्वारा नहीं होती है। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका मम्प्स जो कि होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी है आपका इन्फ्लुएंजा जो कि विषाणु के द्वारा होने वाला ये बीमारी है, और मिजिल्स ये भी विषाणु के द्वारा होता है, बट आपका डिप्थीरिया आपका विषाणु के द्वारा नहीं होता है। तो डिप्थीरिया ही आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 46 देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। और दोस्तों आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए आपको अगर अच्छा लग रहा है, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है कीटनाशक होता है या जैविक खाद होता है या इष्ट होता है या फिर इनमें से सभी होता है। तो दोस्तों 46 का सही जवाब हो जाएगा जैविक खाद। मिट्टी को अगर उपजाऊ बनाना है, अधिक पैदावार उस मिट्टी से उस खेत से करना है, तो उसमें जैविक खाद का प्रयोग कीजिए, आपका उस मिट्टी से ज़्यादा फसल उपजेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन है आपका 47, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है। वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है। तो सही जवाब आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन में हम लोग वीर्य को हिमीकृत करते हैं, तरल नाइट्रोजन में। चलिए दोस्तों 48 नंबर प्रश्न देखिए, गोल्डन या सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों गोल्डन या सुनहरा धान में विटामिन ए की मात्रा रहता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। 49 है आपका, इनमें से कौन सी मछली मेजर कॉर्प नहीं है। दोस्तों कह रहा है इनमें से कौन सी मछली है जो कि मेजर कॉर्प नहीं होता है। रोहू है, कतला होगा या फिर नैनी होगा या फिर मांगुर होगा। तो दोस्तों 49 का सही जवाब हो जाएगा आपका नैनी मछली। नैनी ये मछली जो होता है इसे हम लोग मेजर कॉर्प के श्रेणी में नहीं रखते हैं। बाकी बात आपका रोहू हो गया, कतला हो गया और मांगुर हो गया, इससे हम लोग मेजर कॉर्प के श्रेणी में रखते हैं। चलिए दोस्तों 50 नंबर प्रश्न क्या है, लैग हॉर्न इनमें से किसकी एक उन्नत किस्म है। दोस्तों लैग हॉर्न जो होता है ये किसकी किस्म होता है, मवेशी की किस्म होता है या चूजा की किस्म होता है या सूअर की किस्म होता है या फिर कुत्ता की किस्म होता है। दोस्तों जो लैग हॉर्न होता है ये आपका चूजा की किस्म होता है। ठीक है, चूजा की क्या होता है, किस्म होता है, याद रखिएगा लैग हॉर्न चूजा की किस्म है। अगला है 51 नंबर, किस गैर फली पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है। ऐसा कौन सा गैर फली का पौधा है जिसके जड़ पिंड में यानी जिसके जड़ में जैविक खाद मौजूद होता है। तो उस पौधा का नाम क्या है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा वो आपका हो जाए एजेटोबैक्टर। क्या हो जाएगा, एजेटोबैक्टर नामक पौधे के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, एजेटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर प्रश्न है प्यारे दोस्तों, अंत तक बने रहिए प्यारे दोस्तों सभी स्टूडेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। दोस्तों ये आप पढ़े होंगे तब समझ में आएगा, बुक को जो अच्छे से एनसीईआरटी पढ़े होंगे तभी, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है माइक्रोबायोलॉजी से किसका संबंध नहीं है। देखिए लुई पास्चर, जेडी वाटसन, रॉबर्ट कॉक, ये तीनों का संबंध माइक्रोबायोलॉजी से है, बट आपका स्टेफेन हेल्स नामक जो वैज्ञानिक है इसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका सी हो जाएगा। 53 आपका, जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर, जो भी जीवाणु है उसकी कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके डीएनए एवं अन्य विरहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है। अब बताइए ऐसा कौन सा एंजाइम का हम लोग प्रयोग करते हैं जिससे कि जीवाणु के कोशिका भित्ति को तोड़कर
उसके डीएनए एवं अन्य जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। उस एंजाइम का नाम बताना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से याद रखिएगा आप लोग। उस एंजाइम का नाम है आपका लाइसोजाइम एंजाइम। क्या होगा दोस्तों, प्यारे दोस्तों, लाइसोजाइम आपका विकल्प नंबर ए होगा। चलिए 54 देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, कौन सा अंग है जो कि एरिथ्रोसाइट की जलाशय के रूप में जाना जाता है? ऐसा कौन सा अंग है जो कि एरिथ्रोसाइट की जलाशय के रूप में जाना जाता है? देखिए ऑप्शन है आपका वृक्क है, हृदय है, स्प्लीन है, या फिर इनमें से सभी होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, एरिथ्रोसाइट की जलाशय के रूप में जाना जाता है, उसका नाम है स्प्लीन, जिसे दोस्तों हम लोग हिंदी में कहते हैं प्यारे दोस्तों पीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? पीलिया बोलते हैं। और ये कहाँ पर रहता है दोस्तों? हमारा जो शरीर है ना, हमारे शरीर का जिसे पेट है ना, दाएं साइड इधर रहता है पीलिया। एरिथ्रोसाइट इसका ये किसका नाम है? आरबीसी का नाम है। किसका नाम है प्यारे दोस्तों? मैं बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता होगा। आरबीसी का नाम है। तो देखो ऐसे भी पूछा जाता है, आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? स्प्लीन में। क्योंकि दोस्तों क्योंकि दोस्तों हम समझा देते हैं क्वेश्चन को, जो ब्लड होता है, जो आपका खून होता है, ब्लड प्यारे दोस्तों, ब्लड, उसमें आपका कोशिका विभाजन नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है। जब भी खून की कोशिकाएं मर जाती है तो दोस्तों वो स्प्लीन में आ जाता है, इसीलिए इसे आरबीसी का यानी कि एरिथ्रोसाइट का कब्र बोला जाता है ना। तो उसी तरह यह जलाशय के रूप में जाना जाता है, यानी कि कब्र के रूप में जाना जाता है किसे? स्प्लीन को। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए 55 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? काफी ज्यादा प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? दोस्तों एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के लिए किया गया था। क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी के कारण इसका प्रयोग किया गया था। तो जरूर आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों है, RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? अब बताइए, जो RNAi होता है ये रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु, जो पेड़ पौधा में रोगाणु होता है, किस पौधे के रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु हम लोग RNAi का प्रयोग करते हैं? दोस्तों उस पौधा का नाम आपको बताना है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा तंबाकू का पौधा। ठीक है ना, तंबाकू जो होता है ना, तंबाकू के पौधे में जो रोगाणु होता है उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग RNAi का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए 57 नंबर प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न है आपका प्यारे दोस्तों, यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है, क्या है दोस्तों? कोई भी प्रोटीन कूट लेखन जीन, तो आपको पता होगा जीन की खोज किसने किया है? जोहानसन ने। जीन किसी विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप याद रखिएगा विषमजात प्रोटीन, और ये आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि देखिए विषमजात परपोषी में अभिव्यक्त होता है विषमजात प्रोटीन, इससे आप ये ट्रिक बनाकर याद रखिएगा, विषमजात प्रोटीन। 58 है आपका, निम्नांकित में प्लाज्मिड कौन है? प्यारे दोस्तों इनमें से कौन है जो कि हम लोग प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं? तो उसका नाम है PBR 322, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों ये प्रश्न। PBR 322 जो ये आपका प्लाज्मिड है। ठीक है, 59 हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? जो हवा होता है उसका वेग, कितना वो रफ्तार से जा रहा है, उसके वेग को हम किस यंत्र के द्वारा मापते हैं कि भैया हवा इतना स्पीड से जा रहा है? तो उसका नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या नाम है? तो उसका नाम है
एनोमोमीटर। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? हवा के वेग को हम लोग एनोमोमीटर से मापते हैं, हवा के वेग को। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों, सभी स्टूडेंट लाइक कर दीजिए ईमानदारी पूर्वक। ठीक है, हम देख रहे हैं आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक लाइक कर दीजिए। अगला देखिए, मानव जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि समझ रहे हैं दोस्तों, मानव यानी मनुष्य की जनसंख्या के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों, इसे हम लोग डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों? डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। मानव के जनसंख्या का अध्ययन यानी मनुष्य के जनसंख्या का अध्ययन हम लोग डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। 61, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं वह कहलाते हैं। वैसे पौधा जो चट्टान पर उगते हैं वैसे पौधे को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो प्यारे दोस्तों, लिथोफाइट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, वैसा पौधा जो चट्टान पर उगते हैं तो उसे हम लोग लिथोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोफाइट कहते हैं दोस्तों। अब देखिए 62 नंबर है आपका, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? आप ही बताइए। अगर आप जिस शहर में रह रहे हैं, ठीक है, आप अपना तो भारत की जनसंख्या इतना 140 करोड़ से ज़्यादा है ना, तो आप बताइए जनसंख्या अधिक होने से क्या होने लगता? आय में कमी होने लगता। आप बताओ, आपके इनकम में कमी आएगी कि नहीं आएगी? पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है जमीन में कमी। अब बताइए, जमीन जगह का अभाव भी पड़ेगा ना, अधिक जनसंख्या होगा तो जमीन की यानी जगह का अभाव भी होगा। खनिज पदार्थों में कमी भी होगा। जितने भी खनिज पदार्थ है उसकी भी कमी होगा, क्योंकि आपूर्ति उतना नहीं हो पाएगा जब जनसंख्या अधिक होगा। इनमें से सभी, तो सही जवाब आपका होगा इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए 63 है, एक पोषक स्तर से, एक पोषक जो स्तर होता है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा कितना होता है? जब एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक जाते हैं तो उसमें कितना ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, कितना स्थानांतरित होता है? और दोस्तों मैं बता रहा हूँ ना, प्रश्न ये परीक्षा में आएगी। ठीक है ना, तो 10% याद रखना है आपको, कितना होता है? 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अब देखिए क्या है प्यारे दोस्तों, 64 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। ये जो पारिस्थितिक तंत्र जो है, ये जो शब्द है पारिस्थितिक तंत्र, ये किसने दिया है, किस वैज्ञानिक ने दिया है? तो दोस्तों उस वैज्ञानिक का नाम है टोनसेली। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? टोनसेली नामक वैज्ञानिक ने पारिस्थितिक तंत्र के शब्द का उपयोग यानी श्रेय दिया है। ठीक है ना, समझ गए हैं। चलिए अगला देखिए 65, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? कीटभक्षी पौधा कौन सा है? इनमें से कौन सा पौधा है जो कीट को भक्ष कर लेता है यानी खा जाता है, यानी कीट को खत्म कर देता है? कीट भक्षी पौधा का नाम बताना है। तो प्यारे दोस्तों जो कीट भक्षी पौधा होता है उसका नाम है डोरसेरा। क्या नाम है दोस्तों? डोरसेरा और नेपेंथिस, ये दोनों पौधा है, ठीक है, जो कि कीट को भक्ष कर लेता है, यानी भक्षी पौधा है। कीट को भक्ष कर लेता है यानी खा जाता है, उसे कीट भक्षी पौधा बोलते हैं ना। तो डोरसेरा और नेपेंथिस, ए और बी दोनों आपका सही जवाब होगा। चलिए 66 आपका प्रश्न है, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कन्हा जो नेशनल पार्क है यानी राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कि कहाँ में? कन्हा आपका राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कन्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका बाघों के लिए प्रचलित है। आप जो भी असम आप गए होंगे तो वहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कन्हा, जहाँ पर बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 67, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। ये जो दुधवा नेशनल पार्क है ये स्थित कहाँ पर है? दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में। अब तो यूपी के जो भाई लोग हैं, यूपी के भी स्टूडेंट हैं बहुत सारे, तो ऐसे मोस्टली स्टूडेंट क्या है, बिहार के हैं, बिहार बोर्ड के हैं ना। तो देखिए दुधवा नेशनल पार्क जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो भी कभी उत्तर प्रदेश जाइएगा तो दुधवा नेशनल, अरे भाई रुको, हाँ चलो यहाँ पर है दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में, यूपी में हो जाएगा। अगला है
68 है आपका। भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत कितना है? दोस्तों भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत कितना है, जो कि आपको लगभग में ही बताना है। कितना होगा बताओ प्यारे दोस्तों? लगभग आपका 8.1% है वैश्विक जातीय, ठीक है ना। वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत कितना है भारत में? लगभग 8.1%। 69 प्रश्न आप देखिए। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी कि विश्व में पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आई होप इस सभी प्रश्न का जवाब आप लोग जानते होंगे इसका। तो 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, SO2 जिसे हम लोग कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ये प्रदूषण का सूचक है। किसका सूचक होता है? शैवाल का, लाइकेन का, कवक का, इनमें से सभी का। तो प्यारे दोस्तों ये जो होता है SO2 ये लाइकेन का सूचक होता है। दोस्तों जरूर याद रखिएगा और आप लोग ईमानदारी पूर्वक हमें बताइएगा इस 35 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न जो कि है आपका सही हुआ है, कितना प्रश्न आपका है जो कि सही हुआ है, ठीक है ना। और ईमानदारी पूर्वक आपको वीडियो को शेयर कर देना है और सभी स्टूडेंट हमारी व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जहाँ की आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप से, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप का हम व्हाट्सएप चैनल जो है उसका हम लिंक आपको ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो आप लोग जाके उस लिंक को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, वो अभी आपको वहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में आप सभी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।